नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हिंदी साहित्य के लिए काव्य शास्त्र का अध्ययन करेंगे। काव्य शास्त्र क्या होता है समझिएगा। हिंदी एक भाषा है और हिंदी भाषा का एक विपुल साहित्य है और इस साहित्य की दो विधाएं होती है। एक तो होती है गद्य विधा और एक होती है पद्य विधा। ठीक है, हिंदी भाषा का एक विपुल साहित्य है और इस साहित्य की दो विधाएं होती है, गद्य और पद्य। ठीक है, तो ध्यान देना, गद्य को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता है, व्याकरण सीखना होता है। और पद्य को समझने के लिए हमें काव्य शास्त्र समझना होता है। शास्त्र जिसके पीछे लग जाता है वो क्या है? शास्त्र एक सुव्यवस्थित नियमों का संग्रह है। ठीक है, जो किसी भी विषय को क्रमबद्ध तरीके से जानने में सहायक होता है। यानी शास्त्र यदि किसी शब्द में लग गया तो इसका मतलब है कि वो विषय वैज्ञानिक हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि काव्य में भी वैज्ञानिकता है। काव्य किसे कहते हैं? काव्य आचार्य जगन्नाथ के शब्दों में रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम। आचार्य जगन्नाथ ने परिभाषा दी है कि सुंदर अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द ही क्या है? काव्य है। और वैसे में यदि आसान भाषा में बात करूं कि छंदमय रचना को काव्य कहते हैं। ऐसी रचना जो छंद में रचित हो उसे काव्य कहते हैं। वैसे इस काव्य शास्त्र में आज का हमारा जो प्रकरण है वो प्रकरण है छंद। काव्य शास्त्र का हम पहला प्रकरण पढ़ रहे हैं आज, छंद। ठीक है, इसी की हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। पहले मैं आपकी भूमिका बना रहा हूं केवल। हिंदी साहित्य की दो विधाएं होती है, गद्य विधा और पद्य विधा। गद्य को समझने के लिए व्याकरण शास्त्र की आवश्यकता है और पद्य को समझने के लिए, यानी पद्य का जो कला पक्ष और भाव पक्ष है, किसी भी काव्य का कला पक्ष और भाव पक्ष दो पक्ष होते हैं। एक तो होता है भाव पक्ष और एक होता है कला पक्ष। तो कविता के भाव पक्ष और कला पक्ष की जानकारी के लिए हमें काव्य शास्त्र पढ़ना पड़ता है। यानी भाव क्या है? कविता की आत्मा है, और कला क्या है? कविता का शरीर है। ठीक है, ये सब बातें हम जानते हैं। जो नहीं जानता है वो जान ले। जिस प्रकार से हमारे शरीर में आत्मा के बिना हमारे इस अधम शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से भाव के बिना कविता जो है वो मृत प्राय होती है। केवल कला से कविता नहीं होती, कविता भाव प्रधान ही होती है। अब उस भाव प्रधान कविता को सजाया संवारा जाता है तो वो कवि की कला होती है। ठीक है, कवि की बात के कहने का ढंग, तरीका, उसकी विचित्र कथन शैली, कथन वैचित्र्य, अलंकार वगैरह जो भी है, गुण दोष, ये सब चीजें जो है काव्य में हम पढ़ेंगे, काव्य शास्त्र में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब एक परिभाषा और सुन लीजिए काव्य की। आचार्य विश्वनाथ के शब्दों में वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये दोनों परिभाषाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। ये परिभाषा दी आचार्य विश्वनाथ ने और ये परिभाषा दी आचार्य जगन्नाथ ने। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम, ऐसी बात कहने वाले थे आचार्य जगन्नाथ, और वाक्यम रसात्मक काव्यम, ऐसी बात करने वाले थे आचार्य विश्वनाथ। तो यानी इसका अर्थ क्या हुआ? रस युक्त वाक्य ही काव्य है। तो मित्रों, काव्य में रस कब आता है? काव्य में सुंदर कब बन पाता है? छंद जो है, छंद क्या है? छंद का भी काव्य में बड़ा महत्व है और आज भी हम जो है छंद का अध्ययन करेंगे। आइए हम प्रकरण पर आते हैं। छंद। छंद शब्द संस्कृत की छद धातु से बना है। छंद शब्द संस्कृत की छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आच्छादित करना।
आच्छादित करना, ठीक है, छा जाना, यानी आच्छादित करना मतलब छा जाना, यानी कविता को इस प्रकार कहना, बात को इस प्रकार से कहना कि वो दिल और दिमाग पर छा जाए, लोगों को प्रभावित कर ले, अर्थात प्रभावकारी शैली में कहना, प्रभावकारी शैली में कहना, ये प्रभावकारी शैली में कहना ही छंद है। तो छंद शब्द, एक छंद शब्द का एक अर्थ और होता है आह्लादित करना, ध्यान देना, यदि आह्लादित करना, यदि बात को प्रभाव पूर्ण ढंग से कहा जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा हृदय आह्लादित होगा, प्रसन्न होगा, ठीक है। यानी छंद, किसी भी कविता को यदि हम छंद में लिखते हैं तो छंद में लिखते ही स्वतः ही वो प्रभाव आ जाता है कि वो पढ़ने वाले पाठक के हृदय को आनंद से भर देती है, प्रभावित कर देती है, उसे प्रसन्न कर देती है। तो ध्यान देना, यही है इस प्रकार से छंद का शाब्दिक अर्थ हुआ आह्लादित करना या प्रसन्न करना। तो ध्यान देना। अब जो है मैं बात कर रहा था आपसे कि हमारे जो छायावादी कवि है निराला, निराला ने कहा है कि भाव स्वतंत्र होते हैं, स्वच्छंद होते हैं, और वो जैसे हृदय में प्रस्फुटित हों उन्हें उसी प्रकार से बाहर निकाल देना चाहिए, यानी भाव को बांधा जाना जरूरी नहीं है। इस प्रकार से छायावादी कवि निराला ने छंद मुक्त रचना का प्रतिपादन किया। सबसे पहले कवि जिन्होंने छंद मुक्त रचना लिखी वे थे निराला। तो ध्यान रखना, इसके पूर्व छंदबद्ध रचनाएं होती रही है। अब छंद कई प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के छंद होते हैं वो सब जानकारी आज हम विस्तृत पूर्वक प्राप्त करते हैं। तो देखिए, छंद को पढ़ने के लिए कुछ चीजें जान लेना जरूरी है। यदि मैं छंद की परिभाषा की बात करूं आपसे, तो छंद की परिभाषा होती है कि मात्रा, मात्रा, यति, गति, लय, तुक, तुक आदि नियमों से बद्ध रचना को छंद कहते हैं, छंद कहते हैं। ध्यान देना कि मात्रा, यति, गति, लय, तुक आदि से बद्ध रचना को, आदि बातों से बंधी हुई रचना को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अब छंद को पढ़ने के लिए इन सभी को जानना बहुत जरूरी है कि मात्रा क्या होती है, यति क्या होती है, गति, लय, तुक, इन सबको हमें जान लेना चाहिए। तो ध्यान देना, वैसे तो यदि मैं मात्रा की परिभाषा की बात करूं तो मात्रा की परिभाषा यह है कि वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय, वर्णों के, ये ऐसी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो बहुत से लोगों को याद नहीं है कि मात्रा किसे कहते हैं। अब मात्रा, मात्रा शब्द का प्रयोग तो हम बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी हमें इसकी परिभाषा यदि पूछ ली जाए तो हमें परिभाषा ही नहीं आती कि मात्रा किसे कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं मात्रा किसे कहते हैं, सर मात्रा, मात्रा कहते हैं, यानी जो पीछे लग जाए वो मात्रा, ऐसा नहीं है। वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है, लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। अब ध्यान देना, मात्रा जो है वो छंद शास्त्र में दो प्रकार की मात्राएं मानी गई है, यानी छंद शास्त्र को पढ़ते समय जो वर्ण हैं ये वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो ह्रस्व वर्ण और एक दीर्घ वर्ण। ध्यान देना, ह्रस्व और दीर्घ। और ह्रस्व वर्णों की जो मात्रा है वो एक मात्रा गिनी जाती है और दीर्घ वर्णों की मात्रा जो है वो दो मात्रा गिनी जाती है। ध्यान देना है, छंद शास्त्र में दो से अधिक मात्राएं नहीं गिनी जाती है, छंद शास्त्र में दो से अधिक मात्राएं नहीं गिनी जाती है, केवल ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा। अब ध्यान देना, आपने हिंदी व्याकरण में वर्णमाला पढ़ते समय वर्ण जो मात्राएं, जो स्वर आपने पढ़े थे, उन स्वरों को आपने दो भागों में वर्गीकृत किया था, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो अयुरी जो स्वर हैं, अ, इ, उ और री, ये स्वर तो कहलाते हैं ह्रस्व, और शेष जो स्वर हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर कहलाते हैं दीर्घ। तो ध्यान देना, जिन वर्णों के पीछे ह्रस्व स्वर लगे हों या ह्रस्व स्वरों की मात्राएं लगी हो उन्हें ह्रस्व मात्रा में गिना जाएगा, और जिन वर्णों के पीछे दीर्घ स्वरों की मात्राएं जुड़ी हुई हो उन्हें
दीर्घ मात्रा के अंतर्गत गिना जाएगा। क्योंकि हम पढ़ेंगे मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, तो मात्राओं की गणना हमें करनी पड़ेगी और वर्णों की गणना करनी पड़ेगी, तो इसके लिए ये जानना बहुत ही आवश्यक है। तो ध्यान देना। अब एक बात यहाँ पर आवश्यक है, वर्णों में तो हमने पढ़ा है कि भाषा की, लिखित भाषा की सूक्ष्मतम इकाई जिसके और अधिक खंड नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। ये परिभाषा हमने पढ़ी है व्याकरण में। लेकिन यहां पर एक बात आपको जो जान लेनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको, वो ये है कि छंद शास्त्र में, ध्यान देना व्याकरण की बात नहीं कर रहा हूं, छंद शास्त्र में वर्ण में जो स्वर लगा रहता है, स्वर युक्त वर्ण को ही एक वर्ण में गिना जाता है। यानी गणना स्वर की होती है, वर्ण की नहीं। गणना स्वर की होती है, वर्ण की नहीं। यानी यदि इस क में एक स्वर है अ, वैसे व्याकरण के अनुसार तो दो वर्ण हो गए, एक और दो, लेकिन काव्य शास्त्र में इनको एक ही गिना जाएगा। ये अंतर है, ये अंतर समझ लेना चाहिए। यानी जब तक वर्ण में एक स्वर है उसको छंद शास्त्र में एक वर्ण गिना जाता है। ध्यान देना कैसे, मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा यहाँ पर क्ल। अब ध्यान देना, अगर हम व्याकरण के अनुसार बात करें तो क प्लस ल प्लस अ, तो इसमें तो तीन वर्ण हो गए, लेकिन छंद शास्त्र में इसमें एक स्वर आ रहा है तो इसको एक ही वर्ण गिना जाएगा। यानी यदि वर्ण कितने भी हों, यदि उसमें स्वर आ रहा है एक, तो उसको एक ही वर्ण गिना जाता है। ये छंद शास्त्र में अंतर है। इसलिए छंद शास्त्र में वर्णों की गणना थोड़ी अलग हो जाती है। मान लीजिए मैंने शब्द लिख दिया यहाँ पर स्थिर, या इसको मैं पूरा कर देता हूं स्वास्थ्य। अब ध्यान देना, इस स्वास्थ्य शब्द का हम वर्ण विच्छेद करें तो आपको पता है कि इसमें केवल दो स्वर आए हैं। एक स्वर तो आ रहा है स्वा में। अब स्वा का टुकड़ा करिए आप, स प्लस व प्लस आ। अब देखिए स आधा है, थ आधा है, हलंत है, और यह के हलंत लगा के हमने क्या बाहर निकाल दिया अ। अब ध्यान देना, यहां पर ये आ है, एक स्वर तो आ है और एक स्वर क्या है अ, इसलिए इसको एक वर्ण गिना जाएगा और इसको दूसरा वर्ण गिना जाएगा। यानी स्वास्थ्य शब्द में दो स्वर आ रहे हैं तो दो ही वर्ण होंगे। अब मात्रा अलग बात है, पहले मैं बता रहा हूं आपको वर्ण गिनना। वर्ण गिने जाते हैं स्वर देखकर, ठीक है, और मात्रा गिनी जाती है स्वरों का ह्रस्व और दीर्घ रूप देखकर। यदि आपकी बात समझ में नहीं आई हो तो आगे समझ में आती हुई चली जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि पूरे मनोयोग से आपको वीडियो को देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, और यदि आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। यदि आप गति के साथ लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो मैं अधिक ऊर्जा के साथ आपको अधिकाधिक जानकारी उपलब्ध करवाता रहूंगा। तो ध्यान देना, जितने स्वर होंगे उतने ही वर्ण होंगे। अब ध्यान देना, ये शब्द लिख दिया मैंने यहाँ पर काम। अब काम शब्द में स्वर कितने, एक स्वर तो है आ और एक स्वर है अ, तो इसको दो वर्ण गिना जाएगा। एक वर्ण तो ये हो गया और एक वर्ण ये हो गया, ठीक है। तो वर्ण की गणना अलग होती है और मात्रा की गणना अलग होती है। आइए जानते हैं वर्ण की गणना और मात्रा की गणना एक साथ। हालांकि इसके पहले में पढ़ने पड़ेंगे मात्रा लगाने के नियम। फिर भी देखिए, एक शब्द लिखा मैंने यहाँ पर क, बताओ तो क में एक वर्ण है और एक मात्रा है। एक मात्रा कैसे है, देखिए इस क में अस्वर है और अस्वर ह्रस्व है, तो ह्रस्व स्वर की एक मात्रा लगती है, यानी लघु मात्रा लगती है। छंद शास्त्र में मात्रा को स्वरों के अनुसार दो प्रकार से माना गया है, एक तो लघु मात्रा और एक गुरु मात्रा। यदि किसी वर्ण में लघु ह्रस्व स्वरों का प्रयोग हुआ है तो उस वर्ण में लघु मात्रा होगी। यदि किसी वर्ण के साथ दीर्घ स्वर की मात्रा लगी हुई है तो उसमें गुरु मात्रा लगेगी। लघु मात्रा को इस आई से व्यक्त करते हैं और गुरु मात्रा को एस से व्यक्त करते हैं। संख्या में इसको एक गिनते हैं लघु मात्रा को, और संख्या में इसको दो गिनते हैं गुरु मात्रा को। ध्यान देना, संख्या में लघु मात्रा को एक गिनते हैं और संख्या में गुरु मात्रा को दो गिनते हैं। इस प्रकार से मात्राओं की गणना होती है। कुल मिलाकर हमें शब्द में देखना है, यदि हमें मात्रा गिननी है
तो पहले वर्ण में देखना है कि स्वर ह्रस्व है या दीर्घ। यदि ह्रस्व स्वर लगा हुआ है तो एक मात्रा लगेगी, और यदि जैसे शब्द है काम, अब काम में यहाँ पर आ लगा हुआ है, यानी काम में कौन सा स्वर लगा हुआ है? आ, और आ स्वर कौन सा है? दीर्घ, तो मात्रा कौन सी लगेगी? गुरु मात्रा लगेगी। ठीक है, इस म में देखिए कौन सा स्वर है? आ, और आ स्वर कौन सा है? ह्रस्व। ह्रस्व की मात्रा कौन सी है? लघु, तो यहाँ पर आय का संकेत आएगा। ठीक है, अब संख्या गिननी है, तो मैंने कहा कि संख्या में एस को 2 गिनते हैं और आई को 1 गिनते हैं, तो 2 + 1 बराबर कितनी हो गई? 3। तो इस काम शब्द में मात्रा कितनी हो गई? 3। ठीक है, काम शब्द में मात्रा हो गई 3, और काम शब्द में वर्ण कितने हो गए? 2। वर्ण 2 क्यों हुए? एक वर्ण तो ये आ वाला और एक वर्ण ये अ वाला। ठीक है, जितने स्वर होंगे उतने ही वर्ण होंगे। ठीक है, और मात्रा कैसे होगी? यदि ह्रस्व स्वर है तो लघु मात्रा, और दीर्घ स्वर है तो गुरु मात्रा। अब देखते हैं, हमने छंद की परिभाषा पढ़ी, और छंद की परिभाषा में सबसे पहले मैंने बताया आपको कि मात्रा किसे कहते हैं। सबसे पहले बताया मात्रा किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। मात्रा 2 प्रकार की छंद शास्त्र में होती है, लघु मात्रा और गुरु मात्रा। यदि किसी वर्ण में ह्रस्व स्वर लगा हुआ है तो लघु मात्रा, यदि किसी वर्ण में दीर्घ स्वर लगा हुआ है तो गुरु मात्रा। लघु मात्रा को संख्या में 1 गिनते हैं और गुरु मात्रा को संख्या में 2 गिनते हैं। ये ठीक है। इसके बाद देखिए, हमने जो परिभाषा लिखी थी उसमें लिखा था कि मात्रा, यति, गति, लय, तुक आदि से बद्ध रचना को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अब देखिए, यति किसे कहते हैं? समझिए, छंद की परिभाषा का जो दूसरा बिंदु है वो है यति। यति किसे कहते हैं? बहुत ही आसान परिभाषा है कि छंद को पढ़ते समय या छंद के किसी चरण को पढ़ते समय, ये चरण भी किसे कहते हैं? ये पंक्ति में जहां कोमा लगती है या जहां लाइन खत्म होती है उसे हम क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। ठीक है, छंद के किसी चरण को पढ़ते समय, चरण को पढ़ते समय जहां अल्प समय के लिए रुका जाता है, अल्प समय के लिए रुका जाता है, उस स्थान को यति कहते हैं। अल्प समय के लिए रुकना ही क्या कहलाता है? यति। यदि ये यति न होती तो छंद का जो है सौंदर्य समाप्त हो जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यति का क्या महत्व है, तो ध्यान देना, यति का महत्व है कि ये काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करती है या छंद सौंदर्य में वृद्धि करती है। छंद के सौंदर्य में वृद्धि करती है कौन? यति। क्यों वृद्धि करती है? क्योंकि इससे हमारी गति और हमारी लय ठीक बैठती है। रुकने से जो है सांस एक विश्राम मिलता है, सांस को विश्राम मिलता है, और हम आगे की पंक्ति को उसी लय के साथ पढ़ पाते हैं। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी पंक्ति लिखी यहां पर कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तिया कोमा लगा दी, और अगली पंक्ति लिखी जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, तिहु लोक उजागर। अब ध्यान देना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जब हम इस छंद को पढ़ेंगे तो एक बार तो ठहरना पड़ेगा सागर के यहाँ, और दूसरी बार रुकना पड़ेगा उजागर के यहाँ। तो क्या कहा मैंने? छंद को पढ़ते समय जहां अल्प समय के लिए रुका जाता है उसे क्या कहते हैं? यति। जैसे देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यहां रुक गया, जय कपीस तिहु लोक उजागर, फिर यहां रुक गया। तो इस प्रकार से छंद के चरण को पढ़ते समय जहां अल्प समय के लिए रुका जाता है उसे क्या कहते हैं? यति। आगे देखिए, छंद की परिभाषा का तीसरा बिंदु है गति। गति किसे कहते हैं? गति किसे कहते हैं? गति शब्द से ही पता लग रहा है, वैसे अंग्रेजी इसको बोलते हैं स्पीड। अब स्पीड कभी तो कम कभी ज्यादा, यानी छंद के चरण को पढ़ते समय जो उतार चढ़ाव है, यानी पढ़ने का जो प्रवाह क्रम है या पढ़ने की जो लय है, उस लय को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक है, गति कहते हैं। तो पढ़ने का प्रवाह क्रम या पढ़ने की लय या स्वरों का उतार चढ़ाव, ये सब क्या कहलाता है? गति। और गति से ही जो है नाद सौंदर्य झलकता है। ठीक है, नाद सौंदर्य क्या है? नाद सौंदर्य जिस प्रकार से हम वीर रस की रचनाओं को पढ़ते हैं या कहीं
कि डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हा हा दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। अब मान लीजिए ये जो छंद मैंने पढ़ा, यहाँ पर जो डगमग डगमग शब्द आया, अब इसको यदि लय के साथ नहीं पढ़ा जाएगा तो नाद सौंदर्य उत्पन्न नहीं होगा। तो यानी पढ़ने के साथ साथ जो एक शब्दों में जो एक जो ध्वन्यात्मकता उत्पन्न होती है, नाद को हम हिंदी में बोलते हैं ध्वन्यात्मकता, पढ़ते समय। हालांकि ये समझने का है, समझने का, जैसे मैंने पढ़ा और यदि आपने समझ लिया, जैसे मैंने कहा झांक न झंझा के झोंके से, झुककर खुले झरोके से, इस पूरी पंक्ति में नाद सौंदर्य एक अलग ही उतार चढ़ाव होता है। झांक न झंझा के झोंके से, झुककर खुले झरोके से, ये कहा था लक्ष्मण जी ने। पंचवटी, जब मैथिली शरण गुप्त का हम पंचवटी खंड काव्य पढ़ते हैं तो उसमें शूर्पणखा उनके पास आती है और शूर्पणखा आकर पहले प्रभु श्री राम से मिलती है। प्रभु श्री राम उनको लक्ष्मण जी के पास भेज देते हैं और फिर लक्ष्मण जी जो है, लक्ष्मण जी से वो अपना प्रेम निवेदन प्रस्तुत करती है। कैसे प्रस्तुत करती है अपना प्रेम निवेदन? वो कहती है कि प्रेमाती थी खड़ा द्वार पर, हृदय का पाट खोल दो तुम, रात बीतने को है अब तो, मीठे बोल बोल दो तुम, मीठे बोल बोल दो तुम। तब वो कहते हैं लक्ष्मण जी, भाई शूर्पणखा ने कहा कि प्रेम रूपी अतिथि तुम्हारे द्वार पर खड़ा हुआ है, तुम अपने हृदय रूपी दरवाजे खोल दो, अब तो रात बीतने को है, अब तो मीठे बोल बोल दो। उसको पता था कि रात को समाप्त होने के बाद उसका मायावी स्वरूप नष्ट हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी जवाब देते हैं कि तेरे अंदर अभी काम की आंधी आई हुई है, तो इस प्रकार से झरोके से, खुले हुए झरोके से आंधी के समय झांक कर मत देख, अन्यथा तेरी हानि हो जाएगी, तो नीचे गिर जाएगी। तो वो कहते हैं कि झांक न झंझा के झोंके से, झंझा शब्द का अर्थ झंझावात, आंधी तूफान, झांक न झंझा के झोंके से, झुककर खुले झरोके से। तो इस प्रकार से जो बोलने का प्रवाह क्रम है, यही तो गति है और इसी से तो नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है, इसी से तो ध्वन्यात्मकता उत्पन्न होती है। इसके पहले मैंने पंक्ति पढ़ी थी, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर श्री कृष्ण का दूतकार एक कविता है। उसमें श्री कृष्ण कहते हैं दुर्योधन से, डगमग दिग्गज डोले। जब दुर्योधन उनको बांधने के लिए आगे बढ़ता है तो वहां पर रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हा हा दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। तो डगमग में जो उत्पन्न हो रहा है ये है नाद सौंदर्य। ठीक है, तो गति का अर्थ हुआ पंक्ति को, चरण को पढ़ने का उतार चढ़ाव, उसकी लय, उसका प्रवाह क्रम, ये सब क्या कहलाता है? गति। तो ध्यान देना, मात्रा, यति, गति, लय, तुक आदि से बद्ध रचना को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। आगे देखिए तुक क्या होती है? तुक इसे कहते हैं ध्वनि साम्य। अब ध्वनि साम्य का अर्थ क्या हुआ? ध्वनियों की समानता। और ये ध्वनियों की समानता कहां मिलनी चाहिए? किसी भी छंद के चरणों के अंत की पंक्तियों में, किसी भी छंद के चरणों की अंतिम पंक्तियों में जो ध्वनियों की समानता देखी जाती है उसे क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। ध्यान देना, दोबारा सुनिए, किसी भी छंद के जो चरण है या जो पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों के अंत में जो ध्वनियों की समानता देखी जाती है उसे क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। ठीक है, जब भी नए कवि जब कविता लिखने लगते हैं तो सबसे पहले तुक बंदी सीखी जाती है, तुक मिलाना सीखते हैं। अभी तुक क्या होती है ध्यान देना। मैंने यहां पर एक कुछ पंक्ति लिखी, काली काली अलकों में, काली काली अलकों में, आलस मदनत पलकों में, काली काली अलकों में, आलस मदनत पलकों में, काली काली अलकों में, आलस मदनत पलकों में। अब ध्यान देना, यहां पर जो ध्वनियों की समानता देख रहे हो आप, अलकों में तो लकों में, पलकों में तो लकों में, ये देखिए ये ध्वनियों की समानता मिली अंत में। तो किसी भी पंक्ति के अंत में मिलने वाला ध्वनि समानता तुक कहलाती है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अजिर बोलना चाहिए, अजर नहीं बोलना चाहिए। अजिर का अर्थ होता है आनंद। ठीक है, तो हारी और बिहारी, तो हारी हारी अंत में समान मिल रहा है, तो बस इसे ही कहा जाता है तुक। ठीक है, तो इसे कहते हैं छंद। अभी तक तो केवल हमने छंद की परिभाषा को स्पष्ट किया है मित्रों। ठीक है,
इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वर्ण की गणना कैसे होती है, मात्रा की गणना कैसे होती है, मात्रा गणना के नियम क्या हैं। ठीक है, अभी तो हमने केवल ये समझाया कि छंद किसे कहते हैं। ठीक है, आज के लिए और इस वीडियो के लिए इतना ही। और वीडियो को जो है आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो है, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप हमारी देख सकें। धन्यवाद।